है, आज जियोग्राफी स्टार्ट करें हम। ठीक है, अब बता रही हूँ, इसमें वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बताएंगे एंड हमारी इंडियन आई इंडियन जियोग्राफी। यानी कि इंडियन जियोग्राफी में हम क्या देखेंगे कि हमारे फॉर्मेशंस कैसी हुई थी। अब स्टार्टिंग में हमारे माउंटेन्स कैसे बने, ठीक है, हमारे रिवर्स कैसे बने। स्टार्टिंग में हमें तो पता ही है ना कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ था नहीं पहले जैसा था। अब जो है जो अब है वो पहले कहाँ था। यानी कि अर्थ हमारी, आपको पता है कि बिग बैंग से बनी थी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या आया था, माउंटेन्स कैसे बने, रेंजेस कैसे बनी थी, और क्या सॉइल वगैरह थी। यानी कि सारा का सारा इंडियन जियोग्राफी में आ जाता है। ठीक है, अब देखो, फर्स्टली आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में। है क्या, होता क्या एटमॉस्फेयर। तो यानी कि यानी वो छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जो हमारे आसपास का सराउंडिंग है उसको क्या हम बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है कि एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि जो हमारी गैसेस हैं और वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से हमारा एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, अब हम फर्स्टली हमारी आती हैं गैसेस। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मेनली प्रेजेंट होती हैं, किसको पता है। एनीवन। मेनली जो होती हैं, जो ज्यादातर होती हैं, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, CO2 वगैरह। तो अब देखो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो हमारी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रेजेंट। यानी कि क्वेश्चन आया था CHSL में। ठीक है, 2016 शिफ्ट में किसी में आया था। इसमें पूछते हैं कि अरेंज करो गैसेस को, अरेंजमेंट के रूप में पूछते हैं कि 4-5 ऑप्शंस थे, उसके बाद पूछता है कि ये गैसेस है, इनका अरेंजमेंट, यानी कि अरेंज कैसे करेंगे हम गैसेस को ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना ज्यादा कंटेंट है। नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%। देन हमारी ऑक्सीजन कितनी होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। देन हमारी आती है आर्गन, 0.93 समथिंग होती है। ठीक है, देन हम आती है कार्बन आती है 0.03% के रेंज में। ठीक है, तो उधर उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसको हमने अरेंज करना था। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनके अरेंजमेंट। तो इधर कॉम्बिनेशन याद रखना, NOAC। यानी कि सबसे पहले आती है हमारी नाइट्रोजन, देन हमारी आती है ऑक्सीजन, उसके बाद आती है हमारी आर्गन, उसके बाद आती है कार्बन। ठीक है, ये अरेंजमेंट पूछा गया है पेपर में एक बार। ठीक है, इससे ज्यादा और इधर गैसेस के बेस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि जब हम अर्थ से माउंटेन पे जाते हैं, ठीक है, माउंटेन वगैरह पे जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट पर कोई जा रहा है, तो एक पोजीशन पे जाके जाते 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 जो ऑक्सीजन है वो पूरे माउंटेन तक ही रहती है भी, या फिर एक पोजीशन पर जाके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था, पता नहीं कौन से शिफ्ट में था ये, कि जो CGL में आया था पेपर में, कि जो हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, जो हाइट जब हम ऊपर जाते जाएंगे किस हाइट पर जाके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा दूंगी। और जो हमारे वाटर वेपर्स हैं वो किस हाइट पर जाके कम हो जाते हैं, बिल्कुल ही खत्म ही हो जाते हैं। ठीक है, वो लिखना आप। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन becomes insignificant at the height of 120 kilometer from the surface of the earth with respect to
कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे ही हाइट इंक्रीज करेगी तो एक पोजीशन पर आके ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, जब देखा होगा आपके लद्दाख साइड वगैरह जाते हैं, ठीक है, लद्दाख साइड जाते हैं तो उधर बंदों को क्यों बोलते हैं कि तुम एक एक दिन के लिए उधर टिको, क्यों? अब जब हम नीचे से आ रहे हैं तो हम में ऑक्सीजन कांटेक्ट ज्यादा है, ठीक है, पर जब हम ऊपर हाइट पे जाते जाएंगे तो उसके बाद ऑक्सीजन की कमी आ जाती है हमारे शरीर में। तो इसको मिक्सअप करने के लिए तो हम उसको बोलते हैं कि एक रात इधर रुको, उसके बाद आगे जाओ आप, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन का कंटेंट हमारे शरीर से मिक्सअप हो सके, आगे जाना है हमें, ठीक है। और जो वाटर वेपर्स है ना, वो 90 किलोमीटर तक जाके खत्म हो जाते हैं, क्यों? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स occur only up to 90 किलोमीटर। यानी कि 90 किलोमीटर के बाद जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स तो पता ही है क्या होता है, वो 90 किलोमीटर तक की होते हैं, ठीक है। वाटर वेपर से ही हमारा कंडेंसेशन, क्लाउड्स वगैरह फॉर्मेशन होती है, ठीक है। वहां उस हाइट पर जाके वाटर वेपर्स भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यूवी रेज क्या होती है? ओजोन के बारे में सुना होगा, यूवी रेज क्या है, क्या काम होते हैं? यानी कि ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, ओजोन, ठीक है। यूवी रेडिएशन की रेडिएशन होती है इसमें, ठीक है, यानी कि ओजोन जो होती है ना वो उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो सुना होगा जो हमारा साउथर्न वाला रीजन है, उधर सबसे ज्यादा कैंसर वगैरह होते हैं, ठीक है, स्किन कैंसर वगैरह। इधर देखा है कभी? ज्यादातर बड़ा रेयर कोई आ जाता है, ठीक है। पर इधर क्या स्किन कैंसर, क्योंकि इधर क्या है कि जो यूवी रेडिएशन होती है ना वो ओजोन उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने आपको क्या बताया कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर बना कैसे था? स्टार्टिंग में तो नहीं था ना ऐसा, ठीक है, धीरे धीरे करके लाइफ आई थी, एकदम से थोड़ी ना आई थी। बिग बैंग सुना है? बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद ही एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, उसके बाद लाइफ एग्जिस्टेंस में आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें लाइफ है ना जो एग्जिस्ट करी थी 3 स्टेजेस में, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज थी हमारी, अब क्या हुआ था, एक एक बड़ा सा पार्टिकल था, ठीक है। इसमें क्या था हमारा, डस्ट पार्टिकल्स, और ज्यादा क्या होंगी, गैसेस होंगी। अब क्या हुआ था कि कुछ ऐसी, कुछ बोलते हैं कि अट्रैक्शन हुई थी या फिर फोर्सेस लगी थी, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसकी वजह से कोई चीज टूटती क्यों है, बिखरती क्यों है? अंदर की फोर्सेस की वजह से टूटती है या बिखरती है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ फोर्सेस, गैसेस हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर मिक्सअप हो रही हैं, तो एक प्रोसेस पे आके वो फट गई, ठीक है। फटने के बाद क्या हुआ था, जो बिग बैंग ही है, बिग बैंग है, ठीक है, उसमें बड़ी ज्यादा गैसेस थी। उसके बाद क्या हुआ कि वो फटा, फटने के बाद क्या हुई, हमारी छोटे छोटे करके प्लैनेट्स बने थे, सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह बनी थी, ठीक है। तो पूछते हैं कि जो फटने के बाद जो सबसे वाली स्टेज, सबसे फर्स्ट वाली स्टेज है, उसमें सबसे पहले क्या आया था? आपको पता है कि बिग बैंग तो पढ़ा होगा, ठीक है। सन किसके कॉम्बिनेशन से बना था? कौन से दो एटम्स थे? नहीं नहीं, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दो मिक्स होके हीलियम बनाया था, ठीक है। और हीलियम किसकी वजह से हुआ था, क्वेश्चन में क्वेश्चन बार बार आता है कि पेपर में, कि जो प्रोसेस थी हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन जो हीलियम बना था, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन? फ्यूजन, फ्यूजन याद रखना, ये बार बार आता है, न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट स्टेज हमारी आई थी जब ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिला, उसके बाद क्या हुआ था, दो गैसेस मिली। अब
अच्छे से, ये भी एक हैवी है अभी तो, और कोई तो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। जब दो हाइड्रोजन मिली तब ब्लास्ट हुआ, तो उसके बाद क्या बना, हमारा हीलियम बना। ठीक है, अब हीलियम बना, उसमें से जो फर्स्ट थी हाइड्रोजन था, उसमें रिच एलिमेंट था। फर्स्ट स्टेज में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट था। ठीक है, और क्या हुआ था, बिग बैंग, बिग बैंग हुआ था, उसके बाद ही हाइड्रोजन आया था। ठीक है, देन इसमें क्या था, नो फ्री ऑक्सीजन। ये याद रखना कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी उसमें क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट थी या नहीं थी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है CHSL में कि ऑक्सीजन थी जो फ्री स्टेज में कब प्रेजेंट आई थी, कौन सी स्टेज में आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। अब ये लिखना है तो देख लो, लिख लो या याद रहेगा। नाम नहीं था इसका पर्टिकुलर, सिर्फ फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज बोलते हैं। एटमॉस्फेयर बना था, उसके 3 स्टेजेस आए थे। बिग बैंग मैं कल करवाऊंगी, अभी ना, अभी सिंपली आप देख लो, यूनिवर्स में आ जाएगा वो सारा। ठीक है, अब देखो, जो सेकंड स्टेज थी इसमें थोड़ा सा आगे इंक्रीमेंट होने लगा, देखने लगे कि शायद लाइफ एग्जिस्ट अब करती है या नहीं करती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वोल्केनिक इरप्शंस हुए। ठीक है, विस्फोट कैसे होता है, वोल्केनो कैसे फटता है, वजह क्या है उसकी, फोर्सेस की वजह से। ठीक है, जैसे वोल्केनो है ना, तो कुछ, एक सुना होगा एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक, यानी कि बाहर की और कुछ अंदर की फोर्सेस लगी होंगी। किसी भी चीज पे फोर्स करो, ठीक है, या फिर वो कंप्रेस हो जाती है या वो फटती है। ठीक है, इसमें क्या थी, गैसेस प्रेजेंट थी। ठीक है, जो फोर्सेस लग रही थी, लावा कैसे निकलता है, अंदर की फोर्सेस से। ठीक है, जैसे ही फोर्स लगी तो ये बाहर को आया। अब लावा है तो कितनी ज्यादा उधर गैसेस वगैरह प्रेजेंट होंगी उसमें। ठीक है, तो जैसे ही वोल्केनिक इरप्शन हुआ, बाहर क्या क्या आएगा, वोल्केनिक इरप्शन जैसे हुआ, लावा फटा, उसके बाहर क्या क्या आएगा लावे में? वो तो आएगा ना, पर मेनली क्या है, फटा कैसे, गैसेस की वजह से फटा था। ठीक है, तो मेनली आएंगी हमारी, प्रेजेंट थी इसमें गैसेस। अब कौन कौन सी गैसेस थी, SO2 थी, सल्फर थी, नाइट्रोजन थी, और ऑक्सीजन तो नहीं थी, एंड अमोनिया थी, और वाटर वेपर, और एज यूजुअल डस्ट पार्टिकल तो निकले ही होंगे। ठीक है, आया यानी कि लावा फटा। ठीक है, उसके बाद गैसेस आई, गैसेस के साथ निकले हमारे ये, और वाटर वेपर निकले, और डस्ट पार्टिकल। अब क्वेश्चन इधर से आता है कि सेकंड स्टेज में फ्री ऑक्सीजन आई थी या नहीं आई, फ्री ऑक्सीजन, क्यों, ऑक्सीजन तो है देखो। हम्म, इसमें क्या था, सेकंड में ये कंबाइंड है, S+O2 बना रही है। ठीक है, अलग थोड़ी ना है ये, कॉम्बिनेशन में बना रही है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड N+O2 कॉम्बिनेशन में बना रही है। ठीक है, तो इसमें सेकंड स्टेज में भी नाइट्रोजन, अब स्टार्ट, अभी जियोग्राफी स्टार्ट करी है हमने।
स्टार्टिंग में बोल देती हूँ, अभी बता रही थी कि वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी आएगी। एटमॉस्फेयर स्टार्ट करा था हमने, ठीक है। एटमॉस्फेयर कॉम्बिनेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, पेपर्स, नोट्स लेना आप। नोट्स ले लेना, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। इधर एटमॉस्फेयर था, वो यानी एटमॉस्फेयर बनता कैसे है, ठीक है। ये गैसेस होती हैं, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं एंड डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बता रहे थे कि अब एटमॉस्फेयर पहले तो ऐसा नहीं था जब अभी जैसा है, ठीक है। तो इसकी कुछ स्टेजेस हैं जिसकी वजह से ये बना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज यानी कि बिग बैंग सुना होगा आपने, ठीक है। वो फटा फटा पार्टिकल, और उसके बाद गैसेस बाहर निकली, बड़ी ज्यादा गैसेस। गैसेस निकलने के बाद सबसे मेनली थी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इसमें था कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी सेकंड फर्स्ट में। सेकंड के बाद हमारा हुआ था वोल्केनिक इरप्शंस, यानी कि विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी फटा। उसके बाद जो मेनली ये गैसेस आई थी बाहर, SO2, नाइट्रोजन, अमोनिया वगैरह, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन में निकली थी डस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब आगे का, अब ये देखो, ये डस्ट पार्टिकल है ना एक, मैंने बोला कि पेपर्स भी निकले हैं, ठीक है। अब ये देखो, देखो घर पे जैसे कोई झाड़ू वगैरह लगा रहा है, मिट्टी अगर ड्राई है, ठीक है, तो झाड़ू वगैरह पानी फेंकता है। तो जैसे ये डस्ट है ना, तो इसके आसपास पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताओ कि वोल्केनिक इरप्शन हुआ, विस्फोट काफी काफी बड़ा हुआ होगा, है ना। तो विस्फोट हुआ तो एक ही डस्ट पार्टिकल थोड़ी ना निकला है, और एक ही वेपर थोड़ी ना निकला है, ठीक है। हजारों की एक आगार में निकले होंगे। तो ये देखो डस्ट पार्टिकल है, ये वेपर्स हैं। डस्ट पार्टिकल वेपर्स बड़े ज्यादा कंबाइन हो गए थे, ठीक है। कंबाइन हो गया, अब डस्ट पार्टिकल तो ड्राई है, वेपर्स क्या है, हैवी, ठीक है। हैवी है, अगर कोई भी चीज है, अगर वो हैवी है, वो क्या करेगी, फ्लोट होगी कि नीचे जाएगी, नीचे जाएगी ना। तो ये क्या हुआ था कि बड़े ज्यादा कंबाइन हो गए, उसके बाद इतना ज्यादा पानी हो गया कि ये नीचे की तरफ आने लगे। नीचे कैसे आए, बारिश की फॉर्म, ठीक है। अब बारिश होगी तो उससे क्या बने हमारे ओशन, और जिस प्रोसेस से ये आए उसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। बाकी डीपली आप साइंस की क्लासेस में पढ़ लोगे, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ था, हमारी क्लाउड फॉर्मेशन हो गई थी, क्लाउड से हमारे ओशन बन गए, ठीक है। अब कुछ लाइफ एग्जिस्ट करने लग गई थी, क्योंकि फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं था अभी, ठीक है। ठीक है, ये देख लो, राइट कर लो। हो गया। नेक्स्ट हमारी आती है थर्ड स्टेज। अब इस थर्ड स्टेज में क्या था, अब गैसेस आ गई थी, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन थी। दूसरी में वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो गैसेस मेनली निकली थी बाहर, ठीक है। अब नाइट्रोजन थी, लाइटर गैस थी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन तब, ठीक है। लाइटर की होने की वजह से वो ऊपर उठ गई, ठीक है, ऊपर उठ गई। और जो हमारी CO2 थी ना, अब क्या हुआ था हमारे सेकंड स्टेज में, क्लाउड ओशन फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है। अब ओशन में क्या हुआ कि CO2 चली गई ओशंस में इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चूना वगैरह में, ठीक है। चूना वगैरह दिखा होगा, ठीक है, उसकी फॉर्म में चली गई। अब क्या हुआ था, अब हमें तो इधर ऑक्सीजन के बारे में कुछ पता होना चाहिए। अब बचे क्या हमारे वाटर वेपर्स, यानी कि पानी, H2O। H2O में इसने क्या किया, हाई फ्रिक्वेंसी की हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी की थी कि ये टूट गया,
यानी कि 2H+O, यानी कि इधर जो है ऑक्सीजन है वो हमें ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मिल गई। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि ऑक्सीजन हमारी किस स्टेट में मिली थी, किस में थी, थर्ड स्टेज में फ्रीली मिल गई थी ऑक्सीजन हमें। ठीक है, अब देखो दूसरी, अब यानी कि थोड़ी बहुत ही लाइफ एग्जिस्ट कर रही। अच्छा मुझे बताओ कि हमारे जीने के लिए सबसे मेनली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ठीक है ना, ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो सांस ही नहीं ले पाएगा बंदा, बाकी चीजें तो चलो बाद की बात है। ठीक है, तो हमें जीने के लिए, लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए थी। ठीक है, इधर ये ऑक्सीजन मिलने स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मेनली जो लाइफ एग्जिस्ट करी ना, वो कैसे करी कि अब ओशंस बन गए थे, ओशंस के नीचे जो प्लांट्स वगैरह वो भी बनने लग गए। ठीक है, फाइटोप्लैंटम्स वगैरह जो भी नीचे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो भी बने। उन प्लांट से क्या हुई, हमारी फोटोसिंथेसिस होने लगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने लगी, उसके बाद हमारी लाइफ स्टार्ट होने लगी थी। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन इसमें से यही आता है कि जो हमारी ऑक्सीजन थी वो फ्री स्टेट में हमें कब मिली थी, तो कि कब मिली थी, थर्ड स्टेज में। पर कंफ्यूजिंग करने के लिए क्वेश्चन ये भी आता है कि सेकंड स्टेज में भी मिली थी कि नहीं। तो पता है कंफ्यूजन क्वेश्चन यही आता है कि ऑक्सीजन हमें मिली थी, पर क्वेश्चन के बात है कि फ्री स्टेट नहीं लिखा होता। ठीक है, तो मेनली अगर आपको ऑक्सीजन ही बोले तो बस यही लिखना है कि थर्ड स्टेज में मिली थी। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को क्लासिफाई करा हमने दो पार्ट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन और ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब कंपोजिशन के बेस पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, एक तो हमारा था होमोस्फेयर, दूसरा था हमारा हेट्रोस्फेयर। होमोस्फेयर का मतलब, होमो क्या था, सेम, यानी कि इसमें क्या था, ये एक्सटेंड करती थी 0 to 88 किलोमीटर फ्रॉम द हाइट, सरफेस, अर्थ की हाइट से। ठीक है, तो इसमें था कि जो हमारे, जैसे मैंने एटमॉस्फेयर कॉम्बिनेशन किन चीजों का था, एटमॉस्फेयर किससे बना था, जो स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया, गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल से एटमॉस्फेयर बना है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि होमोस्फेयर, इस स्फेयर में हमारे जो गैसेस थी, डस्ट पार्टिकल थे और वाटर वेपर थे, वो एक सेम क्वांटिटी में आएंगे। ठीक है, होमो का मतलब ही क्या है, सेम, सेम चीज में आएंगे। और जो हिट्रोस्फेयर क्या है, हिट्रो मतलब डिफरेंट। इधर क्या था कि अब जैसे गैसेस का ले लो, इसमें आएगी N2, मतलब कि जितनी ये N इतनी ये है, सेम का मतलब ये होता है। ठीक है, इसमें आ जाएगी N2O, यानी कि नाइट्रोजन तो इधर 2 आ गई, ऑक्सीजन तो फिर से एक है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हिट्रोस्फेयर में जो 88 किलोमीटर से आगे के हैं वो हिट्रोस्फेयर में आते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन NO2 आ जाएगा, इधर सेम कॉम्बिनेशन होगा, डस्ट पार्टिकल होंगे, जितने इधर होंगे उतने, जितनी गैसेस होंगी उनके अकॉर्डिंग ही उनका होगा, जितने वाटर वेपर, जितनी गैसेस, यानी कि सब कुछ एक सेम क्वांटिटी में आएगा। ठीक है, इस लेयर में। और हीट्रो में सब कुछ डिफरेंट था, क्या पता गैसेस ज्यादा हो या वाटर वेपर ज्यादा हो या डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो। ठीक है, इस इससे बनी थी ये। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है।
ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, लेयर सुनी है आपने? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मो, इसके बेस पर ये आती है ट्रोपोस्फियर। क्या होता है? किसी को कुछ आइडिया है? अर्थ की जो अर्थ से क्लोजेस्ट लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है। इसकी हाइट करती है 0 to 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड। ठीक है, अभी लिखो मत, मैं लिखवा दूंगी, अब बस समझो ही। ठीक है, ऑल दी वेदर एक्टिविटीज, यानी कि बिजली कड़क रही है, ठीक है, और कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं इस लेयर में आती है। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल प्लेन्स होते हैं ना, वो भी इस लेयर में आते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें लिखो, अब आप, टोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर of the atmosphere it extends up to the height of 0 to 18 kilometer from the surface of the earth. All the weather activities occurs within this layer, यानी कि आंधी, तूफान, बारिश इसी लेयर में आती है। This layer has water vapors and mature particles. Normal planes travels in this layer. देखो ये अर्थ है हमारी, ये आ गई हमारी ट्रोपोस्फियर। इसमें क्या है कि टेम्परेचर है ना जो डिक्रीज करता है हाइट के साथ, डिक्रीज विद हाइट। देखो जैसे जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी ना, टेम्परेचर उतना ज्यादा कम होता जाएगा। देखो इन दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद हाइट। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे बर्तन में आप पानी उबाल रहे हो, ठीक है, तो एक पोजीशन पर जाके वो पानी है, वो बस उतना ही उबलता है, उससे ज्यादा वो नहीं उबलता। ठीक है, जिसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके वो उबलना, यानी कि उबल तो रहा है पर उससे ज्यादा गर्म नहीं होता। ठीक है, तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो कुछ एक ऐसी हाइट आएगी जहां पर जाके जो इसका टेम्परेचर है ना, वो इंक्रीज होना बंद, डिक्रीज होना बंद कर जाता है। यानी कि एक पोज सा लग जाता है, ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। और ये कितना डिक्रीज होगा, ये पूछते हैं क्वेश्चन में, -58 डिग्री सेल्सियस। अब इसको लिखो, द द हाइट एट विच टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग।
is called tropopause. The temperature may be as low as -58 degrees Celsius. अब देखो, ये इधर हमारी अर्थ है, इधर 1 मीटर की हाइट है, इधर 2 मीटर, एक 3 मीटर, एट अप टू सो ऑन 165 मीटर। यानी कि इधर से जब 165 मीटर पर जाएंगे तब हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। ये बार बार क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन दी आ जाती है। ठीक है, लिखो द टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री Celsius for every 165 meter of the height, 165 meter of the height is known as lapse rate। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अच्छा, इस लेयर में मुझे बताओ कि जो एयर है, हमारी हवा है, वो कैसी है? कॉन्स्टेंटली चलती होगी या फिर अप एंड डाउन होता होगा? इस लेयर में क्या है कि जो हवा है ना, वो एक कंटिन्यूसली, बोलते हैं ना कि इस पे एक पोजीशन में स्टैटिक नहीं रहती है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है। एकदम से हवा ज्यादा चलने लग पड़ी, ठीक है, या कम चलने लगे पड़ी, तो इस लेयर को हम चेंजिंग लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो, इन दिस लेयर the air never remain static। So this layer is also known as changing sphere या changing layer of troposphere। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज। नेक्स्ट हमारी आती है स्ट्रेटोस्फीयर। ये एक्सटेंड करती है 18 टू 50 किलोमीटर। ठीक है, ट्रोपोपोल से 18 टू 50 किलोमीटर तक की है। लिखवा दूंगी मैं अभी, 2 मिनट समझ क्या। इसका मेनली क्वेश्चन क्या था, जो हमारे जेट वगैरह नहीं होते हैं, फाइटर जेट्स वगैरह, इस लेयर में उड़े जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो एयर एयर है ना, वो एक कॉन्स्टेंटली चलती है। ठीक है, इसमें जाके ट्रोपोस्फेयर में नहीं होता है ऐसा। ठीक है, तो इधर क्या होता है कि पूछते हैं क्वेश्चन, इधर बेसिकली क्या आता है कि ओजोन है ना, जो ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट होती है? तो ओजोन जो है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब लिखना इसके बारे में। It is the second layer of the atmosphere, lies above the tropopause. It extends up to the height of 50 kilometer. Fighter jets या jets वगैरह fly in this layer। नेक्स्ट पे स्टार मार्क कर लें। ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर।
अच्छा, ओजोन लेयर क्वेश्चन आया था एक बार कि ओजोन लेयर की जो विड्थ है उसको हम किससे मेजर करते हैं, पता है किसी? टॉप्स, DOB S1, टॉप्सन से मेजर करता है जो ओजोन की विड्थ होती है, और ये 1 की या 3 की होती है। अब देखो, मैंने बोला कि इसमें ओजोन लेयर है, ठीक है। अब सन की रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है। अब ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ओजोन लेयर का काम क्या है? फिल्टर कर, ठीक है, यानी कि अब्जॉर्ब करके, सन से आ रही है, अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है, वो ओजोन जो है, यानी कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर वो एब्जॉर्ब कर रही है यूवी रेज को, तो उसका टेम्परेचर कैसा होगा? ओजोन लेयर का कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इधर इसका टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर इधर हाई होता है, और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता जाता है विद हाइट, ठीक है, इसका टेम्परेचर है। तो ये हो गया इधर हमारा। नेक्स्ट क्या था हमारा पहले? अर्थ, फर्स्ट लेयर थी हमारी ट्रोपोस्फियर, देन ट्रोपोपोज, इधर टेम्परेचर था हमारा डिक्रीज, कितना लो था इधर टेम्परेचर, देख, -58 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसका टेम्परेचर पूछा हुआ है पेपर में एक बार, ठीक है। इसको, और लैब्स रेट क्या है? उसको हम बोलते हैं लैब्स, ठीक है। जो ऑल दी वेदर एक्टिविटीज कहाँ पे होती है? हाँ, ट्रोपोस्फियर पे होती है। नेक्स्ट हमारा था स्ट्रेटोस्फियर, इधर टेम्परेचर क्या था हमारा? टेम्परेचर इधर कम था या ज्यादा था? इधर था हमारा हाई टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हमारी आती है मीजोस्फीयर, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हुई थी? 18 to 50। जो हमारी मीजोस्फीयर है वो करेगी हमारी 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब देखा होगा, ये हमारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ भी पार्टिकल्स ले लो, ये मूव कर रहे हैं अब, ठीक है। मूवमेंट इधर 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 जा रही है, इसकी मूवमेंट इधर हो रही है, इसकी ऐसे हो रही है, इसकी इधर 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 ऐसे हो, ठीक है। मूवमेंट हो रही है, पर ये साथ में कोलाइड कर रहे हैं, पार्टिकल दूर दूर ना, पार्टिकल मूवमेंट तो हो रही है। अब देखो इसमें कोलाइड हो रहे हैं ये, कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोलिजन ही नहीं होगा तो हीट होगी इसमें, ठीक है, कोई चीज टकराएगी नहीं तो हीट तो ऑब्वियसली की नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो पूछते हैं कि जो हमारी सबसे कोल्डेस्ट लेयर है इन सब लेयर्स में से वो कौन सी है? तो वो है मीजोस्फेयर। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल कोलाइड ही नहीं करेंगे, अपनी पोजीशन पे थोड़ा बहुत इधर से उधर हो लिए, तो उसमें हीट थोड़ी ना आएगी, ठीक है। अगर कोलाइड करेंगे एकदम से, कोलाइड भी क्या करते हैं, कोई भी चीज कोलाइड कर रही है फोर्स के साथ करेगी, कोई भी चीज, है ना। तो इधर कोलिजन ही नहीं हो रही है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हीट वगैरह नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है, इस लेयर में। अब इसमें क्या आता है क्वेश्चन कि इसका टेम्परेचर हाई था, इसका लो होगा, ठीक है।
अब लो होगा, इसका भी कुछ ना कुछ सैचुरेशन पॉइंट आएगा, जहां पर जाके इसका टेम्परेचर जो है वो एक सैचुरेट हो जाएगा, यानी कि इससे ज्यादा नहीं होगा, कम इससे, यानी कि इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। वो वो होगा 90 डिग्री सेल्सियस पर जाके, ठीक है। अब लिखना है इसके बारे में। इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर एंड इट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फिक लेयर। ये इसको स्टार मार्क कर लो, पूछते हैं इसको, बार बार क्वेश्चन भी आता है कि कोल्डेस्ट लेयर कौन सी है। And mesosphere extends up to the height of 80 kilometer. Mesosphere extends up to the height of coldest layer of the atmosphere. It extends up to the height of 80 kilometer. Here the temperature decrease again. Falling as low as 90 degrees Celsius, and at the end of this layer, जहां पे जाके ये -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसको बोलते हैं मीसोपोज, ठीक है। At the end of this layer is known as mesopause. इधर जाके टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आएगी थर्मोस्फेयर। थर्मो मीन्स हीट, यानी कि जो भी इधर रेडियो वेव्स वगैरह है ना, जो भी है सैटेलाइट्स वगैरह, इस लेयर के अंडर आती है, ठीक है। नेटवर्किंग के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसमें आता है थर्मोस्फेयर, ठीक है। इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एफ कैट का जिसने दिया था अभी, था, उसमें पूछा गया था कि जो रेडियो वेव्स है ना, वो किस, अभी हुआ सैटरडे को, कि रेडियो वेव्स किस स्फेयर के अंडर आती है, ठीक है। तो ये आती है थर्मोस्फेयर के अंदर, सैटेलाइट्स वगैरह ये भी है। इधर क्या है, अब नाम से पता चल रहा है थर्मो, थर्मो मीन्स हीट, तो टेम्परेचर दोबारा क्या होगा इधर, इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज, क्योंकि हीट है तो उससे टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज हो रहा है। अब ये है 880 टू 400 किलोमीटर तक, ठीक है। देखो, दिस इज द fourth layer of the atmosphere. It extends up to the height of 80 to 400 kilometer. The radio waves, which are transmitted from the earth, are reflected back by this layer.
temperature increase with height. Satellite occurs in this layer. All the satellites occur in this layer. यानी कि कम्युनिकेशंस वगैरह से रिलेटेड, नेटवर्किंग के रिलेटेड कुछ भी आता है ना, वो हमारा इस लेयर में आता है, क्योंकि सैटेलाइट ही है जिसके थ्रू हमारा सिग्नल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फोन या कुछ भी, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट हमारी आती है आइनोस्फीयर, या फिर एक्सो भी बोलते हैं। आइनो मतलब ये 400 के आगे की है, जो 10,000 तक की रेंज की है जो। अब आइंस, आइंस क्या होता है? मोलिक्यूल ही हो गए एक प्रकार के, यानी कि प्लस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह जो भी है, ठीक है, इसमें आते हैं। यानी कि आइनोस्फेयर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, वो इसी लेयर में आते हैं। अब सबसे लास्ट में जो है हमारी है वो एक्सोस्फेयर है। ये सबसे लास्ट वाली लेयर है हमारी, ठीक है। इन दोनों से तक क्वेश्चन कम ही बनते हैं, जैसे बनते नहीं है ज्यादातर, स्ट्रेटोस्फेयर से बने, थर्मोस्फेयर से बनेंगे और ट्रोपोस्फेयर से बनेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली आप लिख लो, एक्सोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, the zone where molecules and the atoms escape into the space, the zone where the molecules and the atoms escape into the space is mentioned as the exosphere. अब रीजन तो एक बार की हमारी 3 स्टेजेस थी हमारी, ठीक है, उसमें से जो हाइड्रोजन रिच स्टेज थी वो कौन सी थी? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट थी हमारी फर्स्ट स्टेज में थी। देन ऑक्सीजन हमारी किस स्टेज में आई थी? लाइफ, या फिर पूछ सकता है कि लाइफ एग्जिस्ट किस स्टेज से हुई थी? थर्ड से हुई थी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या हुआ था? और 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 ओजोन थी वो किस लेयर में आई? जो हमारे फाइटर जेट्स वगैरह आते हैं वो किस लेयर में आते हैं? और जो रेडियो वेव्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, थर्मोस्फेयर में आते हैं, ठीक है। इधर का हो गया। तो कल हम करेंगे कि जैसे बिग बैंग का आप बोल रहे थे, ठीक है, यानी कि हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे कल, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्ट करें तो कुछ बनेगा ही नहीं अभी, ठीक है। तो यूनिवर्स कैसे बना था, कैसे कैसे हमारे स्टार बने, कैसे गैलेक्सीज वगैरह थी, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद वो सन, मरकरी वगैरह, सोलर सिस्टम सारा, ठीक है, वो हम कर लेंगे, ठीक है। सो थैंक